करेंगे और सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले गौरव वत्स जी के पास हम आपको लिए चलते हैं और उनसे हम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो सबसे बड़ा इस जहन में आता है इस मामले को सुनने और देखने के बाद से, 3 बच्चियां अचानक से, एक को गेम की लत लगी, उसने 2 का ब्रेन वॉश किया, अपने साथ ले लिया। लेकिन सर, जब हम साइबर की बात करते हैं तो साइबर रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले ब्लू व्हेल एक गेम आया था जिसने बच्चों की जान लेनी शुरू की, पोकेमॉन गो एक और गेम जिसने बच्चों की जान ली थी, और अब एक कोरियन गेम जो कि लव गेम बताया जा रहा है जिसे बच्चे 3 साल से खेल रही थी। माता पिता को भनक नहीं हुई, उन्हें कोई ऐसा संदेह नहीं हुआ, जबकि वो कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से बच्चियों का झुकाव कोरियन कल्चर की ओर चला गया था। सर, क्या किसी भी तरीके से साइबर तौर पर हम इतने ब्रेन वॉश हो सकते हैं कि किसी को यह तक मजबूर कर दिया जाए, उस पर इतना प्रेशर बना दिया जाए कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले? सर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। ऐसे केसेस में हमने क्या देखा है कि बेसिकली जो बच्चों का माइंडसेट होता है ना, वो बहुत इमेच्योर्ड होता है। जी। जब हम गेमिंग की बात करते हैं तो जितने छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को अगर इमोशनली इन्वॉल्व करा जाए तो ये हाँ। लोग बहुत आसानी से टारगेट बन जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि साइबर अरेस्ट, जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस होते हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग भी आज की डेट में फंस रहे हैं। तो एक बच्चे का तो बहुत आम सी बात है कि इस तरीके के गेम में, ट्रैप में आना। इसमें मैं बताऊंगा कि ज्यादा गलती मतलब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना होना उस चीज हम्म। की है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे को नजरअंदाज कर देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की डेट में, पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी तो बच्चा सबकी निगरानी में रहता था। हम्म। अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं। उस न्यूक्लियर फैमिली में आने के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों की जनरली जॉब होती है या बिजनेस होता है, तो हम अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। जी। और बच्चे आसानी से इस तरीके की गेम में, जो टास्क बेस्ड गेम्स हैं, इसमें अटैच हो जाते हैं हम्म। और इसमें बड़ा इमोशनल तरीके से उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट, इंड्यूसमेंट करा जाता है। हम्म। और एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब 3 से 6 महीने के दौरान, जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स से ज्यादा, अपने सिबलिंग से ज्यादा अटैच वो उस गेम के कैरेक्टर से हो जाता है, हम्म। डिजिटल कैरेक्टर से हो हम्म। जाता है। तो वो अपनी फैमिली, रियल फैमिली को छोड़ के वो डिजिटल फैमिली को अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वो इमेच्योर्ड है। हम्म। और इसी कारण जो उसको टास्क दिए जाते हैं, तो वो हम्म। उन्हीं टास्क को परफॉर्म करते हुए इस तरीके के हमारे सामने परिणाम आते हैं, हम्म। जैसे इस केस में हुआ। जी। जी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, साइकेट्रिस्ट है आप। मैम, आप ये थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि एक रिपोर्ट और सामने आई थी, एक सर्वे करवाया गया था यंगस्टर्स पर भी, और ये कहा गया था कि चैट जीपीटी से भी लोग अपना दोस्त समझ करके और उससे अपने दुख दर्द बांट रहे हैं, उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये तो मामला गेमिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई ऐसे गेम्स भी सामने आ रहे हैं जिनमें बच्चे गेम की तरह खेलना तो शुरू करते हैं, लेकिन सामने से एक प्लेयर जो कि एनिमेटेड फॉर्म में सामने आता है, लेकिन उधर से एक व्यक्ति उस एनिमेशन के जरिए अपनी बात कन्वे कर रहा होता है सामने वाले इंसान को। तो वो इतना आसान हो जाता है क्या किसी के लिए ब्रेन वॉश हो जाना, या फिर कलर्स का प्रभाव पड़ता है जब हम एनिमेशन में चीज़ें देखते हैं, और खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए वो बातचीत कैसे कर रहे हैं, उनके बोलने का तरीका क्या है, लहजा क्या है, जैसे मैंने चैट जीपीटी का भी जिक्र किया। तो बच्चों और युवाओं के बीच में ये जो मेंटल प्रेशर को लेकर के हम बात करते हैं, इस गैप को लेकर के बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के बात करते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए भी उन पर ध्यान देना? मैम, ऑडियो आपका म्यूट है, मैम काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। आपने बड़ा ये इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि अगर हम बातें समझने की कोशिश करें तो शायद हम एक किसी बच्चे को, या हमारे समाज में इस तरह के बच्चे जो कि गेमिंग ना कहें, जो आपने मेरे ख्याल से जो आप कहना चाहते हैं, हम्म। टेक्नोलॉजी को तरह तरह से उसकी चपेट में हमारे यहाँ के बच्चे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम्म। लेकिन इसमें, इस इंसिडेंट्स के बाद जो मुझे भी इस चीज पे और ज्यादा सोचने पे मजबूर किया कि
क्या सिर्फ बच्चे ही इसकी चपेट में आ रहे हैं? ये बहुत ही गलत होगा अगर मैं कहूं कि मैं इसकी चपेट में नहीं हूँ। भाई कुछ समय पहले अगर हम न्यूज में भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे, मुद्दे व्यक्त करना चाहते थे, हमें लगता है सहूलियत है कि हम अपने घरों से जूम पे कनेक्ट हो जाते हैं, मगर एक टाइम में स्टूडियो में आया करते थे, फिजिकली आते थे, तकलीफ होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं घर से निकलना, आना जाना, फिजिकल एक्सरसाइज, लोगों से फिजिकल इंटरेक्शन होता था। हम खुद भी कहीं ना कहीं रियल लाइफ से हटके टेक्नोलॉजी से बातें कर रहे हैं। आज मैं किसी इंसान से बात नहीं कर रही, मेरे सामने 3D में कोई इंसान नहीं है, मैं एक स्क्रीन से बात कर रही हूँ। हम सभी स्क्रीन पे बातें करें, इंटरेक्ट करें, और हमारे दर्शक पहले भी टीवी पे देखते थे, लेकिन उससे पहले प्रिंट मीडिया में देखते थे। धीरे धीरे हमारे समाज में मुझे लग रहा है बदलाव आ रहा है। और जैसे ये बात मैं पूरा इसमें अग्री करूंगी कि अगर हम देखें, सिर्फ गेमिंग नहीं है, चैट जीपीटी है, और अगर हम अपनी दिनचर्या देखें तो कहीं ना कहीं Amazon है, व्हाट्सएप है, ब्लिंकिट है। हम अगर आजकल अपने बिल्स भी पे करें, सहूलियत है, घर बैठे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी पे भयानक डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, और जिम्मेदारी सिर्फ एक पेरेंट्स की नहीं है। मैं ये नहीं कह रही जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन अकेले पेरेंट्स की नहीं है। ये पूरे, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कहा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, पूरा समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन अभी एक सोफी विंकलमैन है, स्वीडन की है, उन्होंने इसके बारे में शोध किया। उन्होंने देखा कि मतलब वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा देखती है। उन्होंने बताया कि कोविड में हमने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को गले लगाया है, तो हमारा हमारा समाज, मतलब भारतीय नहीं, ये पूरा विश्व का ग्लोबल समाज बहुत बड़ी स्पीड से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। बहुत ही हम कम शोध से तरह तरह से टेक्नोलॉजी को गले लगा रहे हैं, और उनके लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स, फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने इतनी जल्दी सारे स्कूलों में स्क्रीन्स का प्रयोग, स्क्रीन्स को कंपलसरी कर दिया। पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे स्कूल ज्यादा एडवांस्ड है, स्कूल्स को लगता है कि उनको ज्यादा क्लाइंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं, और उसके जो मतलब स्वीडन में और बहुत सारे यूरोपियन छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, छोटे छोटे, उन्होंने अपने यहाँ पर बैन करना शुरू करा है टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में। ठीक है, और शायद आज की स्थिति को देखते हुए जरूरी भी हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ चुकी हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं। मैम, ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या आज के वक्त में ये वाकई सच्चाई है कि अगर पेरेंटल कंट्रोल के साथ साथ में सरकार भी एक कड़ा एक्शन ले ले, एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि इस एज ग्रुप तक के बच्चे स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पेरेंट्स पर भी ये प्रेशर होता है कि उन्हें घर भी देखना है, अपनी जॉब भी संभालनी है, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा देते कि वो उन्हें तंग ना करे, वो उधर बिजी हो जाए स्मार्टफोन चलाने में और पेरेंट्स अपना अपना काम कर पाए। लेकिन अब सवाल ऐसे है कि बच्चा जब बाहर जाएगा नहीं तो उसका माइंड ना तो डेवलप हो पाता है, ना वो लोगों से इंटरेक्ट करने में कॉन्फिडेंट महसूस कर पाता है। तो क्या ये जरूरी है कि पेरेंटल कंट्रोल भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार को भी कोई ना कोई गाइडलाइन इशू करनी चाहिए ताकि बच्चा और पेरेंट दोनों पर लागू हो? देखिए, मुझे एक चीज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहनी है। आप ये समझिए, हम गेमिंग पर बोल रहे हैं, पर गेमिंग में हम जाते क्यों हैं? अगर हम रूट कॉज पर काम करें तो वो रूट कॉज गेमिंग नहीं है, हमारा लोनलीनेस है, इमोशंस है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों। तो गेमिंग आप कितनी भी बार्स लगा लीजिए, मैं ये कहूंगी आप एक एज ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, बट मेरा ये कहना है एक कैनवस के अंदर आप पेंट करोगे, उसके क्या ड्रॉबैक्स है वो बताना पेरेंट्स का की काम है, स्कूल का भी काम है, टीचर्स का भी काम है, और समाज में रहने वाले हर पर्सन को पता होना चाहिए उसके फायदे या नुकसान क्या है। क्योंकि आप गेमिंग को ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल एक बच्चे में, पेरेंट्स में नहीं है, आप देखिए कहीं ना कहीं ये फैमिली भी डिसफंक्शनल है। एक फैमिली में जहां दो बहनों की शादी एक पति से हुई है, आपको लगता है कि एक फीमेल जो उसकी एल्डर वाइफ होगी या एल्डर सिस्टर होगी या यंगर सिस्टर, जिसकी भी शादी उससे पहले हुई थी, वो बहुत नॉर्मली अपनी सेकंड सिस्टर को एज ए पत्नी के रूप में, एज ए जो है फैमिली मेंबर के रूप में स्वीकार कर रही है? ये नॉर्मल नहीं है। हमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा, डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम, पेरेंटिंग के रोल में क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं, क्वालिटी ऑफ टाइम पर हम फोकस करें, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं। हम पेरेंट्स खुद ही मोबाइल का इतना इस्तेमाल करते हैं, हम खुद ही बच्चे को फोन दे देते हैं खाना खाने के लिए। तो अगर तो मुझे लग रहा है ये चीजें हमें खुद को सेल्फ कंट्रोल में सिखानी चाहिए। मैं क्लिनिक में देखती हूँ एडल्ट का सेल्फ कंट्रोल लेवल 0 या 6 है,
11 है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे जिनका खुद का सेल्फ कंट्रोल लेवल 0, 11 या 6 या 33 है? तो आपको ये समझना होगा, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट वो बहुत जरूरी है, चाहे वो 12 साल, 14 साल और 16 साल का बच्चा है, चाहे वो एडल्ट पेरेंट्स है। कहीं ना कहीं इमोशनल रेगुलेशन का काम है जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जी। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अगर कंडक्ट डिसऑर्डर्स के इश्यू है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो आज हम स्टिग्मा हटा के किसी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्पाइट ऑफ हम घर पे बैठ के ये सोचे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे बात नहीं मार रहे, कोई बात नहीं। मैम, ऐसा लेकिन होता है, क्या हम आप भी नहीं ये भी मानते थे। अग्री करती हैं कि आज के वक्त में भी हमने देखा है कि कई पेरेंट्स इस बात से झिझकते हैं कि अगर उन्हें मेडिकल काउंसलिंग की जरूरत होती है, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत होती है, वो चाहते हैं कि नहीं उन्हें सेशन मिले, लेकिन बच्चा चाहे डिप्रेशन में चला जाए, चाहे उसे एंजाइटी अटैक्स हो, पैनिक हो रहा हो बच्चा, लेकिन उसके इमोशनली अवेलेबल होने के बजाय या उसे काउंसलिंग करने के लिए ले जाने के बजाय उसे कैद करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए, इस स्टिग्मा का ही उतरना जरूरी है कि जिस तरह आपके दांत में दर्द होता है, आपको बुखार होता है, फीवर होता है, कोल्ड होता है, उसी तरह मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत नॉर्मल है। मैं खुद पेशेंट्स को डील करती हूँ, वो लाइफ कोचेस के पास जाएंगे, वो हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, बट वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे ये सोचकर कि मुझे लोग बोलेंगे मैं पागल हूँ जो मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं पागल हूँ जो साइकेट्रिस्ट का इलाज कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ जो साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस में अपनी थेरेपी करा रहा हूँ। हमें थेरेपी को, काउंसलिंग को, स्कूल काउंसलिंग को, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की काउंसलिंग को, फैमिली थेरेपी को बहुत नॉर्मली लेना पड़ेगा। जिस तरह बुखार होता है, उसके सिम्टम कुछ देर बाद थम जाते हैं, उसी तरह अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, चाहे आपका बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, जिद कर रहा है, उसको कंसंट्रेशन के इश्यूज है, उसको एडीएचडी का प्रॉब्लम है, उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? यानी पहले मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। ठीक है मैम, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आकर्षिका शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, फिर मैं सरिता जी के पास भी जाऊंगी। अब सबसे पहले मुझे ये जरूर बताइएगा आकर्षिका जी, जब हम बात करते हैं सामाजिक सुधारों की, तो मैम क्या इसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके का गाइडेंस दे रहे हैं, उन पर उनका कितना कंट्रोल है, वो अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से डील कर रहे हैं, दोस्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं या सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा आप एक तरीके से पाबंदियां लगा रहे हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बच्चों को आप जिस चीज के लिए कहिए कि नहीं करना है तो वो करते हैं, वो आपसे बातें छिपाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डांट डपट उन्हें करें या उनको अगर पीटते हैं तो फिर ये साइकोलॉजिकल गेम ही तो है। तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे, सॉल्व भी किए होंगे, तो ये इसका कितना प्रभाव पड़ता है किसी भी पेरेंट के लिए, कितना जरूरी होता है कि आप गाइडेंस बच्चे को कैसा दे रहे हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा। सोसाइटी में या इवन आप स्कूल्स में भी देख लीजिए कि अभी आजकल के टाइम पे एक बच्चा यही चाहता है कि उसका टीचर से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, उसका अपना पेरेंट्स से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, क्योंकि जब वो घर आए तो वो कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलती करके आए तो वो अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को बता पाए। और आजकल के जमाने में जैसे हम देख रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन, तो हम लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं, वो माँ बाप भी ढूंढते हैं, तो इसीलिए सब लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं वैलिडेशन के लिए कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं, हम सोसाइटी में फिट हो पा रहे हैं या नहीं। और हम देख रहे हैं सेलिब्रिटीज कुछ कर रहे हैं तो हम उनकी तरह हम लोग भी वो चीज कोशिश करते हैं, एंड वही सेम चीज जो है बच्चा भी फॉलो करने लगता है। बच्चा भी अपने स्कूल में देखता है कि ये बच्चा कुछ चीज लेके आया है तो मैं भी ये लेके आऊं, बट वो सेम चीज अब ये के पॉप ड्रामा जो है या फिर आपके जो ये गेम्स हैं, ये गेम्स ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा बच्चे ने फोन में देखा और हो गया। उसने हो सकता है उसने अपने स्कूल में या अपने आसपास किसी और को देखा हो और उसने अपने पेरेंट्स को आके बताने की जगह कि वो ऐसा कर रहा था और मुझे ऐसा फील हुआ, जस्ट बिकॉज उस चीज से वो मिसिंग है, उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे। जैसे उसके पापा ने बताया भी कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ और मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैं नहीं ध्यान दे पाता। एंड जैसा कि अभी बोला भी गया, डॉक्टर निशा ने बोला भी कि डिसफंक्शनल फैमिलीज, तो डिसफंक्शनल फैमिलीज में जब आप आपस में ही बात नहीं कर रहे हैं, जब आपको आपस में ही नहीं पता है, ना आपकी दो वाइफ्स हैं और इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं घर में, तो ऐसा होता है कि आप अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका एजिटेशन बच्चों पे निकलता है। एंड वो एजिटेशन के चक्कर में बच्चा समटाइम्स इन फियर दे टेक अ स्टेप
जो कि उन्हें पता भी नहीं होता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो अपने माँ बाप को घर आके ये नहीं बता पाते कि जो है हमारे साथ आज स्कूल में ये हुआ, या हम ये गेम खेल रहे हैं इसमें हमसे ये बोला जा रहा है करने के लिए, तो मम्मी मैं ये कर दूं या ये नहीं करूं या मैं क्या करूं इसके बाद। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इन द सोसाइटी राइट नाउ एंड अ फैक्टर ऑफ वैलिडेशन जो कि सब लोग मांग रहे हैं, सब लोग आपस में। बच्चा एक छोटा 2 साल मतलब जैसे ही बच्चा एक ग्रोन अप एज में आता है तो वैलिडेशन देखने लगता है, वो अपने कपड़े सोचता है कि मैं सोसाइटी में फिट हूँ, मैं वैसी अच्छी लगूं, मैं जो है कॉम्प्लेक्शन की बात आजकल बच्चा हमने देखा है कि बच्चा कॉम्प्लेक्शन पे बातें कर रहे हैं, बच्चे जो है अपनी हाइट पे बातें कर रहे हैं, बच्चे अपने वर्बियाज पे बात कर रहे हैं कि मेरा बोलने का तरीका ऐसा क्यों है, मेरे को लंच में घर से खाना ये क्यों मिलता है, वो तो ये घर खाना लेके आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग को डेली लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन एक फैमिली हो, या मीडियोकर फैमिली हो, या फिर एक आपकी हाई इनकम ग्रुप से जुड़ी हुई फैमिली हो, तो ये हर जगह ये देखा जा रहा है। ठीक है। सारिका जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि आप भी पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मैम ये अब जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हम इस तरीके की सिचुएशंस की बात करते हैं, अभी जैसे इसी मामले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनकी 2 पत्नियां, लेकिन मैम एक और एंगल है इसमें, उसी घर में उनकी तीसरी बहन भी थी और फिर तीसरी बहन को भी उनके पति लेकर के चले आए, पहले से 2 शादियां, फिर अपनी तीसरी साली को भी उसी घर में लेकर के चले आए, जिससे कि बड़ी वाली नाराज हो गई। और जिस वक्त ये घटना घटी, जिस दिन घटना घटी, वहां के आसपास के लोग बता रहे हैं कि उससे पहले भी उनके घर पर चीखम चिल्ली हुई थी, यानी लड़ाई झगड़े हुए थे। क्या एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि ऐसे केसेस में फैमिली ट्रॉमा से अपने आप को दूर रखने के लिए, या फैमिली ट्रॉमा का शिकार होने से बेहतर बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपने आप को दूर रखें, किसी और तरीके से इन्वॉल्व रखें अपने आप को, और क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो वो ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देते हैं, वो ऑनलाइन चैटिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, मुझे लगता है कि ये ड्रग्स के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, आप देखेंगे कि हर कोई ये नशे का शिकार जो है आसानी से होता जा रहा है। इसका सबसे पहला बात मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक एकाकी फैमिली का हो जाना, जिसके वजह से काफी अकेलापन हो जाता है बच्चों में और बड़ों में भी। तो वहां पे आप देखेंगे कि लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे अपने आप को इंगेज कर सके, और इस तरीके से वो लत में चले जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, आपने बोला कि फैमिली, तो फैमिली इशू भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे, बड़ों पे भी। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। बच्चे का जो एज होता है, बढ़ने का एज होता है, उनको अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए, और उनको उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो एक पेरेंट्स का काम होता है देना, और वो आजकल के बच्चों में नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे कि अब पहले के जैसे ज्वाइंट फैमिली नहीं है, एकाकी फैमिली होने की वजह से दोनों पेरेंट जॉब करते हैं और यहाँ पे बच्चे अकेले हो जाते हैं। तो इस वजह से भी बच्चे जो है ऑनलाइन गेम खेलते हैं, और ज्यादातर मैंने अभी अभी देखा है कि पेरेंट्स भी बच्चों से बचने के लिए, उनको काम होता है तो आप देखेंगे, चाहे छोटे बच्चे जो होते हैं जो खाना नहीं खा रहे होते, तो आप देखेंगे कि पेरेंट्स जो है वो गेम चालू करके दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं मोबाइल में कि आप देखो, ताकि उनका काम कम हो जाए, और बच्चे जो है इसमें जो है लत में पड़ जाते हैं, और पेरेंट्स को पता तक नहीं चलता कि वो खुद इसका जो शिकार है बच्चों को खुद बना रहे हैं। तो इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप ये भी देखेंगे कि जैसे शुरुआती दौर में बच्चों के छोटे छोटे क्वेश्चन हुआ करते थे, जो जाके दौड़ के अपने पेरेंट्स से पूछा करते थे, तो आजकल वो भी कमी आ गई है कि हर चीज आप जाके ऑनलाइन पूछते हो, सर्च करते हो, और यहाँ पे पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रखना, और बच्चों में अगर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा हो, चाहे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कि वो मोबाइल की तरफ है, तो मुझे लगता है कि बैठ के पेरेंट्स को बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे में। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप देखेंगे अभी जो गाजियाबाद का केस हुआ है, उनके पेरेंट्स ने भी यही कहा था कि वो मोबाइल छीनने गए थे, और बच्चों ने जो है मरने की धमकी दी थी कि अगर आप मोबाइल लोगे तो हम मर जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर था। जिस टाइम उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया था। और मुझे लगता है कि उसी वक्त उनको ठीक है। अपने बच्चों को एक काउंसलर से मिलवाना चाहिए था और इसका सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए था जहाँ पे वो चूक गए थे। और ये बहुत जगह पे हो रहा है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन गेम में जो है बच्चे चुपचाप पैसे लगा दे रहे हैं, नहीं जीतते हैं तो ठीक है देख रहे सानिका हैं जी। कि जी। टेंशन का शिकार हो जा रहे हैं या आत्महत्या कर ले। तो ये सब चीज से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि सरकार के साथ साथ पेरेंट्स को भी ध्यान देना है कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम चेक रखे। और साथ ही स्क्रीन टाइमिंग क्या होना चाहिए, इस पे भी मुझे लगता है कि बैठ के बात करने की ठीक है। जरूरत है ताकि उनका बच्चा जो है गलत इस राह पर पे मैं न हेमिका जी का